हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा की तैयारी यहाँ पे जो है बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमने बेसिकली बहुत सारे चैप्टर जो हैं अभी कवर कर लिए हैं और बहुत सारे चैप्टर अभी हमने यहाँ पर कवर करने बाकी हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे हमने 4 केमिस्ट्री के चैप्टर और जो है 4 आपके फिजिक्स के चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने अभी तक जो है सभी चैप्टर देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो की यार प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे जाके आप जो है यहाँ पे वीडियो की प्लेलिस्ट में सारी की सारी यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और जो है अभी आपका एक दिन में यहाँ आपके 2 चैप्टर यहाँ पे डाले जाएंगे, ताकि जो है हम जल्दी से जल्दी बुक को ख़त्म कर दें और उसके बाद जो है हम जो है क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी आपको पूरी समझ में आ गई हुई होगी यहाँ से। तो आगे देखते हैं, अगला जो चैप्टर आता है हमारा ध्वनि आता है। ठीक है, तो जो अगली क्लास जो इससे पहले पढ़ा था हमने, उसमें हमने कार्य और ऊर्जा पढ़ा था। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी वहाँ पे पढ़ा था। तो अगला चैप्टर आता है हमारा ध्वनि। तो देखते हैं ध्वनि में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ध्वनि में देखते हैं, ध्वनि जो है एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, जैसा कि आपको भी पता होगा, ध्वनि बेसिकली ऊर्जा का रूप होता है जो कि तरंगों के रूप में होता है। उसके बाद आता है कंपन द्वारा, ठीक है, उत्पन्न होती है ये। उसके बाद तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम, ये सभी पढ़ने वाले हैं। ध्वनि का परावर्तन हो गया, श्रव्यता, प्रसर हो गया। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग होगी, मानव कर्ण की संरचना। तो इस प्रकार से सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिध्वनि हो गया, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, अनुप्रयोग इसके। इसके बाद पराश्रव्य तरंगे, ध्वनि वगैरह। ठीक है, जो हमको सुनाई देती है। ठीक है, तो देखते हैं ध्वनि बेसिकली जो हमारे कानों में जो है श्रवण की संवेदन उत्पन्न करती है। तो बेसिकली जैसे हम, अगर आप मुंह से जैसे कोई भी चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अगर किसी और के कानों में सुनाई दे रही है या आपके खुद के कानों में सुनाई दे रही है, तो वो क्या है, ध्वनि है। तो ध्वनि क्या है, बेसिकली जो है एनर्जी है। ठीक है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम सुन सकते हैं। यानी ध्वनि को अगर बेसिकली एक फॉर्म में बोला जाए तो ध्वनि आपकी ऊर्जा है एक प्रकार की। और ध्वनि का संचरण जो है तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, तो बेसिकली ध्वनि जो है किस माध्यम से चलती है। ठीक है, तो आपका जो है ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी किसका माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे वो आपका माध्यम ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का माध्यम हो, आपको जो है ध्वनि को चलने के लिए यहाँ पे तरंगों की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं ध्वनि का उत्पादन। तो ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु क्या करती है, कंपन करती है, या कंपन वस्तुओं से ध्वनि पैदा होती है। जैसा आपने गिटार वगैरह देखा होगा। ठीक है, तो गिटार वगैरह बजाते हैं ना, तो उस पर क्या होता है, जो तार वगैरह लगे होते हैं, तो उनको क्या है, उनको अगर आप बजाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो कंपन करते हैं। तो उसी कंपन से वहाँ पे जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ध्वनि आपकी वो कंपन वगैरह से उत्पन्न होती है। और जो आपकी होती है तरंगों से उत्पन्न होती है, या आपकी जो कंपन वस्तु है उनसे बेसिकली वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी ध्वनि को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अगर किसी भी ध्वनि को हमने जो है कंपन उत्पन्न कराना है, तो बेसिकली इसके लिए बाह्य स्रोत का उपयोग किया जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तबला हो गया या ड्रम हो गया, तो इसकी जो है झिल्ली पर हाथ से मारकर जो है कंपन पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये आप इससे अगर डंडे से मारते हैं या हाथ से मारते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे कंपन पैदा करता है। तो उसी कंपन से जो है यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न वहाँ पे उसमें होती है। अगला आता है आपका प्रयोगशाला में जो होता है, आपकी कंपमान स्वरित द्विभुज से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको दिखाने के लिए एक मोटी टेनिस जो है प्लास्टिक की गेंद को धागे की सहायता से किसी आधार पर जो है लटकाकर कंपन स्वरित द्विभुज से स्पर्श कराते हैं। गेंद के एक बड़े बेल के द्वारा दूर धकेल दी जाती है। तो बेसिकली यह है आपका ध्वनि यहाँ पे कंपन से उत्पन्न होती है, या वस्तुओं के कंपन कराने से उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, हम सीधे आगे पढ़ते हैं। देखिए, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि अब आपकी जो है उत्पन्न होती है, तो वो कब उत्पन्न हो सकती है। तो पहला पॉइंट आता है आपका इसका कंपन करते तंतु से। ठीक है, तो जो आपका कंपन करता हुआ कोई भी तंतु होगा, कोई भी वस्तु होगी, तो उससे जो है बेसिकली यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है इन्होंने सितार का। ठीक है, अगला आ जाता है कंपन करती वायु से। ठीक है, अगर आपकी वायु कंपन कर रही है तो क्या होगा, आपकी जैसे उससे भी जो है ध्वनि उत्पन्न होगी। तो वायु कंपन होती है, जैसे बांसुरी में आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे, ये बांसुरी है आपकी। ठीक है, ये यहाँ पे बांसुरी है, आपने यहाँ से बजाए तो यहाँ पे बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ वायु क्या करती है, कंपन पैदा करती है, इससे उससे उसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट आता है कंपन करती हुई तनित झिल्ली से। ठीक है, तो जो आपकी अगर तबला का यहाँ पे उदाहरण आता है, तो तबला की जो ये यहाँ पे ये जो चमड़े की झिल्ली रहती है इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपन करती है। तो इसी कारण इसमें जो है
यहाँ पे साउंड पैदा होता है, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला आता है कंपन करती प्लेटों से। तो जैसे प्लेट होती है, ठीक है आपकी, तो प्लेट अगर आपकी कंपन करेंगी इस प्रकार से तो उसमें जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ आती है। जैसे आपकी साइकिल की घंटी वगैरह होगी, वस्तुओं के घर्षण है, जैसे आपके सामने जैसे कोई भी वस्तु रखी होगी तो आप उसको एक फर्श पे ही अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसकाएंगे तो क्या होगा, कंपन पैदा होगा, ठीक है। कंपन इसलिए पैदा होगा क्योंकि क्या है, वो घर्षण के कारण वहाँ पे उसमें जो है वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला आता है वस्तुओं को खुरच कर या रगड़ कर। तो ठीक है, जैसे आप खुरच कर या रगड़ कर, जैसे आपके हाथ में पेन होगी, कॉपी होगी, तो आपको उसको खुरच सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उस प्रकार से ध्वनि वहाँ पे उत्पन्न होती है। तो किसी भी चीज़ को आप खुरच कर देख सकते हैं तो वहाँ पे जो है आपकी बेसिकली ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। अगला आता है ध्वनि का संचरण। ये भी यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि का संचरण देखते हैं, वह पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि माध्यम वह चीज़ होती है जिसमें क्या है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, यानी जिसमें ध्वनि आर पार होती है, ठीक है, यानी जिससे ध्वनि गुजरती है। तो बेसिकली जिससे ध्वनि गुजरेगी उसको हम माध्यम कहेंगे। जैसे माध्यम ठोस हो सकता है, आपका द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। जब एक वस्तु कंपन करती है तो इसके पास आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कोई चीज़ जो है कंपन कर रही है तो इसके आसपास जो जितने भी वायु के कण होंगे तो ये भी क्या करते हैं, ये भी जिगजैग मोशन में यहाँ पे कंपन करते हैं और इसी से क्या होता है, यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है और अपनी संतुलित अवस्था को से जो है यहाँ पे विस्थापित हो जाते हैं। तो ध्वनि बेसिकली तब उत्पन्न होती है जब जो है अगर वायु के कण हैं यहाँ पे, ठीक है, वायु के कण हैं तो वो संतुलित अवस्था में है। अगर यहाँ पे हम किसी चीज़ को का कंपन कराते हैं, ठीक है, किसी वस्तु का अगर यहाँ पे कंपन होता है तो वस्तु अगर आपका कंपन करती है तो ये वायु के कण भी क्या करेंगे, कंपन करेंगे। अगर ये वायु के कण कंपन करेंगे तो वहाँ पे जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अगर अगर ये संतुलित अवस्था में है तो उस टाइम तो जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन ये असंतुलित अवस्था हो जाते हैं तो उसके बाद ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, ये जो है ये कंपन वायु के कणों के कण जो है अपने आसपास के वायु के कणों पर बल लगाते हैं और अतः वे भी अपनी विराम अवस्था से विस्थापित होकर कंपन करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ठोस द्रव गैस कुछ भी है यहाँ पे, तो अगर हम इस ये अगर आपकी वायु है, ठीक है, यहाँ भी वायु है, यहाँ भी वायु है, ठीक है, ये आपकी वायु है। अगर आप इसको कंपन कराते हो तो क्या होगा, ये कंपन होगा तो इसके कण जो है विचलित होंगे, ठीक है। यहाँ से ये कण हो सकता है इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कण इस पर फोर्स लगाएगा इधर को, और ये कण अगर ये इधर को जाएगा तो इधर को फोर्स लगाए। तो बेसिकली इधर उधर ये अगर ये वाले कण कंपन करेंगे तो ये वाले कण भी यहाँ पे कंपन करते हैं, ठीक है। तो इसी से जो है बेसिकली यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला आता है, यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुँच जाती, ठीक है। तो बेसिकली यह जो है तब तक प्रक्रिया चलती है यह जब तक कि ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुँच जाती। अगला आता है, ध्वनि धारा द्वारा जो उत्पन्न विक्षोभ होता है माध्यम से होकर गति करता है, ठीक है। तो जो ध्वनि धारा द्वारा आपका उत्पन्न विक्षोभ होता है वो किसी माध्यम से गति करता है यहाँ पे, और माध्यम के कण जो है गति नहीं करते हैं, ठीक है। तो माध्यम के कण आपके गति नहीं करते हैं, लेकिन क्या करता है, माध्यम से होकर गति करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तरंग एक विक्षोभ है। तो जो आपका बेसिकली तरंग है, ठीक है, वह क्या है, एक विक्षोभ है जो कि माध्यम में गति करता है। तो तरंग बेसिकली आपकी इस टाइप की होती है, ठीक है, और वायु के कण इस टाइप के होते हैं। अगर वायु के कण यहाँ पे हैं जैसे, ठीक है, तो ये आपकी तरंग है। तो ये तरंग क्या है, विक्षोभ में यहाँ पे जो है गति करती है, जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है। अगर यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, तो ये बेसिकली इस एनर्जी को यहाँ से वायु के कणों द्वारा यहाँ से ऊर्जा ले जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब दोनों बिंदु जो है सीधा संपर्क में नहीं होता है, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं का अगर सीधा संपर्क नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये तरंग के माध्यम से एक दूसरे से जो है यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करेंगे। अगला आता है, ध्वनि तरंगें जो होती है आपकी, ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग आप यानी आपकी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो वेव्स होती है वो आपकी टू टाइप की होती है। एक तो आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और दूसरा आता है आपकी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है ध्वनि तरंगें। तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्वनि तरंगें हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो जो ध्वनि तरंगें होती है आपकी, वो जो है कंपन के बाद माध्यम में संपीड़न तथा विरलन की श्रेणी बनाते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपन होता है तो इस प्रकार से गति करती है, ठीक है, इस प्रकार से कंपन करते हैं यहाँ पे कण, देख सकते हैं आप। जैसे स्प्रिंग का उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्प्रिंग आपकी इस टाइप की होती है, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग को यहाँ से झटका देते हो तो बेसिकली आपने देखा होगा स्प्रिंग इस प्रकार की जो है हिलती है, ठीक है, एक मोशन से
एक पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इस प्रकार से बढ़ती है, अचानक से बढ़ती है। जैसे आप देख सकते हैं, कभी आपने अगर स्प्रिंग दबाई होगी तो आप इसको जो है वहाँ पे देख सकते हैं, आप फील कर देंगे इसको। तो देखिए, जो कंप माप है वो वस्तु द्वारा माध्यम में संपीड़न तथा विरलन आर श्रेणी बनाते हुए चलते हैं। और जो है ये हो गया आपका स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंगें। तो जो आपकी स्प्रिंग होती है बेसिकली इसमें अनुदैर्ध्य तरंगें यहाँ पे होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके कि स्प्रिंग में कौन सी तरंगें होती है, तो स्प्रिंग में जो है अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। अब देखिए, ध्वनि तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। जब एक वस्तु कंपन करती है तो अपने आसपास वायु को संपीड़ित करती है। तो कोई वस्तु, मैंने बताया था आपको, ये कोई वस्तु है तो इसके आसपास जो वायु के कण होंगे ये इसको भी संपीड़ित करेगी यानी दबाएगी, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे अगर संपीड़न करती है तो इस प्रकार से एक उच्च घनत्व या दाब का क्षेत्र बनता है, ठीक है। अगर ये इसको संपीड़ित करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च दाब लगेगा। तो उच्च दाब लगेगा तो यहाँ पे अगर यह उच्च दाब लगता है तो इसी को हम संपीड़न कहते हैं। तो संपीड़न, जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली भी क्लासेज में आपको बताया है कि संपीड़न में अगर कोई किसी कण को जो है यहाँ पे प्रेशर डालते हैं, ठीक है, दबाते हैं, तो बेसिकली वो आपका संपीड़न वहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे संपीड़न कार्य करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस यहाँ पे डायग्राम में, तो संपीड़न आपका इधर से हुआ, ठीक है, यहाँ से आपका ज़्यादा घनत्व था, तो ये ऐसे में इस टाइप से यहाँ पे जो है संपीड़न आपका हो जाएगा। यहाँ से विरल हो गया आपका, यहाँ से जो है कम घनत्व है, तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। फिर उसी प्रकार से ये है जो है इस प्रकार से जो है नियत होता रहता है। पहले आ गया आपका संपीड़न, फिर ज़्यादा घनत्व, फिर आ गया विरल, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है संपीड़न नहीं होगा, फिर कम घनत्व रहेगा, फिर यहाँ पे अगर संपीड़न होगा तो ज़्यादा घनत्व आएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये चेन यहाँ से चलती रहती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ माध्यम के कण पास पास आकर उच्च दाब बनाते हैं, ठीक है। तो संपीड़न का क्षेत्र जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माध्यम होंगे, आपका जो माध्यम है ये, तो इसके कण जो है पास पास आते हैं और जो है उच्च दाब बनाते हैं। यह संपीड़न कंप माप वस्तु से दूर जाता है, ठीक है। तो जो आपका संपीड़न होता है वो आपका जो वस्तु होगी जिसपे कि कंपन हो रहा है तो उससे जो है दूर जाएगी। अगला आता है, जब कंप माप वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब निम्न दाब क्षेत्र बनता है, ठीक है, जिसे विरल कहते हैं। तो यहाँ पे आप विरलन का देख सकते हैं कि विरलन किसको कहते हैं। तो विरलन बेसिकली जब कंपमाप वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है, ठीक है। तो आपकी ये अगर कोई वस्तु है, अगर ये पीछे की ओर, बैक की ओर यहाँ पे कंपन करती है तो बेसिकली यह आपका जो है विरलन कहलाएगा। अगला आता है, जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तब हवा में संपीड़न तथा विरलन की श्रेणी एक श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनाती है। तो बेसिकली अगर केवल पीछे को कंपन करेगी तो उसको जो है विरलन कहेंगे, लेकिन आगे पीछे दोनों जो अगर आपका कंपन करती है तो वो आपका जो है ध्वनि तरंग बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है ध्वनि तरंग को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ध्वनि तरंग का जो संचरण होता है, घनत्व परिवर्तन का संचरण यहाँ पे बेसिकली होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए, ध्वनि संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली जो आपकी ध्वनि होती है उसका संचरण के लिए आपको बेसिकली मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम माध्यम बोलते हैं। तो देखिए, ध्वनि तरंगें जो है यांत्रिक तरंगें होती है, ये तो हमने पढ़ दिया है अभी, ठीक है। तो इसके संचरण के लिए माध्यम यानी हवा हो गया, पानी हो गया, स्टील, यानी एक तो हो गया आपका माध्यम, आपका क्या क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो माध्यम चाहिए होते हैं ध्वनि को संचरण के लिए, यानी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। यह निर्वात में संचरित नहीं होती है। अगर आपका यहाँ से किसी क्षेत्र में अगर आपका निर्वात होती है, ठीक है, यानी वहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो ध्वनि उसमें संचरित नहीं करती है। तो इससे ऐसा पता लगता है आपको, जो ध्वनि होती है उसके संचरण के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ध्वनि का संचरण होना है तो माध्यम आपको चाहिए होगा। अगला आता है, एक विद्युत घंटी को वायुरुद्ध बेलजार में लटकाकर जो है बेलजार को निर्वात पंप से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब बेलजार वायु से भरा होता है तब ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो जो आपका जार रहता है आपका, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये आपका जार है, बेल जार है, ठीक है। अगर इस बॉक्स में यहाँ पे वायु है तो क्या होता है, आपको जो है
यहाँ पे ध्वनि सुनाई देगी। अगर इसमें हवा है तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। अगर इससे हवा, पूरी हवा निकाल देते हैं, ठीक है, जो निर्वात पंप होता है आपका, अगर निर्वात पंप से पूरी हवा निकाल दें तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो है ध्वनि निर्वात में आपकी नहीं सुनाई देती है, यानी विचरण नहीं करती है, और आपका उस टाइम पे विचरण करती है, यानी वायु में आपका विचरण करती है। अगला आता है ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रयोग से देखा है, अगर इसके अंदर वायु है तो जो है ध्वनि विचरण करेगी, अगर नहीं है तो आपकी ध्वनि विचरण नहीं करेगी। अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आता है ध्वनि तरंगें जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट आपको ये नोट कर देना है, ठीक है। तो जो ध्वनि तरंगें होती है आपकी, वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं। तो बेसिकली कोई मीडियम हो गया आपका, माध्यम हो गया, कोई भी माध्यम हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो उस माध्यम में जो है आगे और पीछे की कण, पीछे की तरफ दोनों साइड अगर ध्वनि तरंगें जो है कंपन करती है तो उसको अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। जब किसी एक स्लिक्की को धक्का देते हैं तो तब संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। जब तरंगे स्लिंकी में गति करती है तब इसका प्रत्येक कुंडली तरंग की दिशा में आगे पीछे की ओर दूरी तय करता है, अतः अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें जो है किसी भी माध्यम में आगे और पीछे की ओर गति करती है। कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो आपकी बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होगी वो आपकी कणों के कंपन की दिशा जो है तरंग के दिशा के समांतर होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से अगर स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग में अगर आपका यहाँ पे ये आपका स्प्रिंग का जो है यहाँ पे बीच में वायु भरी हुई है, ठीक है, लेकिन ये स्प्रिंग क्या है आपकी, ये तो आपकी ठोस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कंपन इस दिशा में होता है आपका, ठीक है। कंपन आपका इस दिशा में होगा। कंपन कहाँ से होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है, शुरू कंपन यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो कंपन ऐसा नहीं कि यहाँ होगा फिर यहाँ होगा फिर यहाँ होगा फिर यहाँ, तो कंपन जो है एक रोटेशन से होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं, कंपन ऐसे होगा, पहले यहाँ से होते हुए इस प्रकार से आपका कंपन होगा। लेकिन आपकी तरंग कैसे जाएगी, तरंग की दिशा केवल ये होगी, तरंग की दिशा ऐसी नहीं होगी, ठीक है। तो तरंग भी आप इस दिशा में होगी। तो बेसिकली कह सकते हैं आप, जो कणों की कंपन होती है और तरंग की दिशा वो आपकी समांतर होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट आता है कि इस प्रकार जो है अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यह तरंग जो है स्लिंकी में क्षैतिज दिशा में गति करती है, जबकि स्लिंकी की कुंडलियाँ जो है तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करती है। तो जो आपकी स्लिंकी होती है तो बेसिकली उसके जो है कंपन की दिशा इस प्रकार से होती है और आपकी जो तरंग की दिशा है वो इस प्रकार से यहाँ पे होती है। तो बेसिकली जो है स्लिंकी की जो कुंडली होती है वो तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे गति करती है, ठीक है। तो तरंग की दिशा इस प्रकार से यहाँ इधर को होगी, और जो आपकी स्लिंकी होगी उसके गति की दिशा तो ऊपर नीचे को है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दोनों आपका लंबवत होते हैं, यानी लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाते हैं। तो जो प्रकाश किरणें होती है वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो आपका जो है किस प्रकार से गति करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग आ गया आपका ऊपर नीचे की ओर गति करते हैं, और जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो आगे पीछे की ओर इस प्रकार से गति करते हैं, और तरंग की दिशा के जो है समकोण लंबवत बनाते हैं। तो समकोण लंबवत, समकोण मतलब आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कोण बनाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश किरणें भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लेकिन उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो आपका प्रकाश होता है इसके लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, जो ध्वनि तरंगें होती है उसके जो है अभिलक्षण, ठीक है, लक्षण किस प्रकार से होते हैं। तो देखते हैं, जो तरंगदैर्ध्य, आवर्ती, आयाम, आवर्तकाल, ये सभी देखते हैं। तो देखिए, जब एक तरंग वायु में
जाती है, ठीक है, यानी वायु में संचरण करती है, यानी वायु में गति करती है, तो हवा का घनत्व तथा दाब अपनी मध्य स्थिति से बदलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपकी ये तरंग वायु है, ठीक है, तो ये जो आपका वायु में जाती है, कोई तरंग है तो वो आपकी वायु में जाती है, तो इससे जो है आपके जो हवा का घनत्व होगा, वह दाब होगा, वो जो है आपकी मध्य स्थिति से बदलते हैं, ठीक है। तो अपनी मध्य स्थिति से बेसिकली ये बदलते रहते हैं। आगे आता है संपीड़न का शिखर या श्रृंग, ठीक है। तो जो संपीड़न का शिखर होता है यानी टॉप होता है, उसे जो है विरलन के गर्त से दिखाया जाता है, यानी जो विरलन होता है उसके टॉप से यहाँ पे दिखाया जाता है। अगला आता है संपीड़न अधिकतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है। तो जो बेसिकली आपका संपीड़न होता है वो आपका घनत्व या दाब का क्षेत्र यहाँ पे होता है। अगला आता है विरलन जो है न्यूनतम घनत्व या दाब का क्षेत्र है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है विरलन, एक है संपीड़न। तो संपीड़न आपका जो है उच्च दाब पे है, ठीक है, और जो विरलन है आपका निम्न दाब यहाँ पे आ जाएगा। दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए जो घनत्व की आपकी विभिन्नताएं होती हैं, तो पहला जो इस प्रकार से है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है दाब की विभिन्नताएं होती है। पहले आपका जो है यहाँ पे संपीड़ित होता है, फिर यहाँ पे जो है विरलन होता है, फिर संपीड़ित होता है, फिर विरलन होता है। तो इस प्रकार से ये जो है एक बार संपीड़न, एक बार स्पीकर जो बजता है आपका, ठीक है। तो स्पीकर में इस प्रकार से यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे तरंगें होती है। पहले संपीड़ित होता है, उसके बाद विरलन होता है, फिर संपीड़ित होता है, फिर विरलन होता है, तो फिर संपीड़ित, फिर विरलन, फिर संपीड़ित, इस प्रकार से जो है साउंड आगे की ओर बढ़ती है। आगे आता है घनत्व का दाब, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका घनत्व का दाब होता है, यहाँ से जो है इसका ये यहाँ पे देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ये माध्यम है आपका, ठीक है, ये माध्यम है आपका, जैसे कोई इस प्रकार से जो है ये गति कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जा रही है। अगर इस दूरी की बात करें माध्यम से और टॉप तक की दूरी, या माध्यम से नीचे तक की दूरी, तो इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी आपका जो है हाइट भी इसको कहते हैं। तो इसकी जो है ऊंचाई होती है। अगला पॉइंट आता है आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो बेसिकली ये लेंथ आपकी श्रृंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नीचे की लेंथ है तो ये आपकी यहाँ पे गर्त हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये इस पॉइंट पे रहती है तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन रहता है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे रेजिडेंस रहता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगला आता है तरंग दैर्ध्य। तो देखिए तरंग दैर्ध्य जो होती है आपकी ध्वनि तरंगों में एक संपीड़न तथा सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो बेसिकली आपकी जो ध्वनि तरंगे होती है उसमें अगर संपीड़न हो गया या सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को, ठीक है, तो आपका अगर जैसे कोई विरलन है, ये विरलन है, इसका अगर संपीड़न करते हैं या जो इसकी विरलन की जो कुल लंबाई होगी, इसको जो है बेसिकली यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अगला आता है दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की मध्य दूरी को बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, तो इस प्रकार से ये तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं। अगर दो क्रमागत आपकी इस प्रकार से, ये आपका जो ग्राफ था, ठीक है, ये आपका मीडियम हो गया, यहीं पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो इस प्रकार से दो आपकी, अगर दो आपकी लगातार संपीड़न है या दो आपकी लगातार विरल दूरी है, तो इसकी इनके बीच की दूरी क्या आपको बेसिकली आप तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य यहाँ पे कहेंगे। इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है। ये यहाँ पे देखिए दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आपका संपीड़न हो रहा है तो ये जो संपीड़न है और अगला जो संपीड़न आएगा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको ही तरंग दैर्ध्य कहेंगे। और या तो आपका एक विरलन हो गया, दूसरा विरल हो गया, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच की दूरी को यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। और ये आपको मैंने बताया था, ये इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है।
यानी आयाम भी इसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपके तरंग दैर्ध्य को जो है ग्रीक अक्षर लैम्डा में के रूप में निरूपित किया जाता है। तो बेसिकली अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि तरंग दैर्ध्य को किससे निरूपित करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को आपका लैम्डा से निरूपित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो आपका लंबाई का मात्रक होता है मीटर, वही इसका एसआई मात्रक होता है। आगे आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है 1 सेकेंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या 1 सेकेंड में कुल दोलनों की संख्या। तो कोई भी माध्यम है आपका, अगर 1 सेकेंड में आपकी जितनी कंपन होती है, आपको बेसिकली ये याद रखना है 1 सेकेंड में कंपन तरंगों की संख्या। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जो आपकी तरंगों की संख्या होगी, तो इसको ही बेसिकली आपकी आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या को भी आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ से अगला पॉइंट ये आपका आता है, 1 सेकेंड में जितने भी संपीड़न या जितने भी विरल गुजरेंगे तो उसको आपका आवृत्ति कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग को उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, कोई तरंग है आपकी, अगर उस कोई तरंग की आवृत्ति है तो उस तरंग को जो है उत्पन्न करने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी तरंग की जो आवृत्ति होगी वो जो है कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होगी। ठीक है, तो कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर किसी भी तरंग की आवृत्ति होगी। अगला पॉइंट आ जाता है आपका, आवृत्ति का एसआई मात्रक, यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका एसआई मात्रक आ जाएगा आपका हर्ट्ज। ठीक है, जो आपका ग्रीक अक्षर लैम्डा से नहीं न्यू से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू को आप जो है यहाँ पे आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। अगला पॉइंट आ जाता है, हर्ट्ज किसको कहते हैं। तो जो आपका 1 हर्ट्ज जो होता है उसमें 1 कंपन प्रति 1 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आ जाता है 1 हर्ट्ज किसको कहेंगे, तो 1 हर्ट्ज में 1 कंपन पर सेकेंड यहाँ पे होगा। 1 हर्ट्ज में 1 कंपन पर सेकेंड यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आ जाता है, आवृत्ति का बड़ा मात्रक जो किलो हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है। तो जो आवृत्ति का बड़ा मात्रक होगा तो वो आपका किलो हर्ट्ज होगा। जैसे वाट वाले उसमें था ना कि वाट का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, तो इसी प्रकार से हर्ट्ज का बड़ा मात्रक। अगला आता है आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। तो देखिए, एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो जो एक कंपन होगी किसी भी ध्वनि की या किसी भी तरंग दैर्ध्य की, जो एक कंपन होगी उसको ही एक कंपन पूरा करने में लिया समय। ठीक है, पूरा करने में समय। तो एक कंपन जो पूरा होगा उसमें जो लिया गया समय होगा उसको बेसिकली हम यहाँ पे आवर्तकाल कहेंगे। अगला आ जाता है, 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन के को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी आपका इस प्रकार से जो माध्यम था, अगर 2 क्रमागत आपके ये संपीड़न है, ठीक है, एक पहला संपीड़न ये दूसरा संपीड़न, तो जो 2 क्रमागत संपीड़न होंगे उसको जो है अगर वो कोई एक बिंदु से गुजरते हैं, ठीक है, तो एक बिंदु से गुजरने में लगे समय को बेसिकली आवर्तकाल कहते हैं। या 2 क्रमागत जो है विरलन होंगे आपके, तो इसमें जो तय समय होगा इसको बेसिकली यहाँ पे आवर्तकाल कहेंगे। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, आवर्तकाल यानी टाइम है आपका। बेसिकली मेन आपका ये समझना है, जो आवर्तकाल होता है वो बेसिकली आपका टाइम ही होता है। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक आपका सेकंड हो जाएगा और इसे जो है टी से निरूपित करते हैं। और किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल जो है का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी तरंग की आवृत्ति, ठीक है, तो आवृत्ति यानी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपकी आवृत्ति होगी, कहाँ है ये, देखिए आवृत्ति जो हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए आवृत्ति जो है आपकी वो जो है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित किया था और जो है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी व्युत्क्रम इस प्रकार से हो जाएगा ना, तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये यहाँ से आपका फॉर्मूला यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, आगे आता है आपका आयाम। तो आयाम बेसिकली किसको कहते हैं, आयाम जो होता है आपका एम्पलीट्यूड को आपका आयाम कहते हैं। तो किसी माध्यम में जो कण होते हैं उनकी मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम
जो विस्थापन होती है उसको तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसा आपका कोई कण है, ठीक है, तो कोई कण है उसकी जो मूल स्थिति होती है, जैसे इस कण की यहाँ पे मूल स्थिति है, अगर ये दोनों ओर यहाँ पे जो है अधिकतम विस्थापन, यानी अगर इसका विस्थापन अगर यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक होता है, तो जो अधिकतम विस्थापन होता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बेसिकली यहाँ पे आयाम कहते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए आयाम जो है ए से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। ठीक है, तो आयाम का एसआई मात्रक आपका मीटर हो गया। अगला आता है ध्वनि से तारत्व, प्रबलता तथा गुणता जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी ध्वनि होती है उससे तारत्व हो गया, प्रबलता हो गया और गुणता जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो पढ़ते हैं हम तारत्व को। तो देखिए बेसिकली तारत्व उसको कहते हैं जो आपकी ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो तारत्व आपकी यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, जो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर आवृत्ति आपकी ज़्यादा होगी तो तारत्व भी ऊंचा होगा, और कम आवृत्ति होगी तो आपकी तारत्व भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप, आवृत्ति अगर आपकी अधिक होगी तो उसके बराबर में लिख देंगे तारत्व अधिक। ठीक है, आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होता है, और कम आवृत्ति होगी तो तारत्व आपका कम होगा। तो इसी प्रकार से इसमें आता है जैसे औरतों की आवाज़ होती है, ठीक है, जो लेडीज़ की आवाज़ होती है वो क्या होती है, वो आपकी तीक्ष्ण होती है, क्योंकि उसका तारत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो औरतों की आवाज़ का तारत्व ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो पुरुषों की आवाज़ का तारत्व जो होता है वो कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, यहाँ पे सपाट होती है उनकी आवाज़। ठीक है, तो पुरुषों की आवाज़ में जो तारत्व आपका कम होता है और औरतों की आवाज़ में तारत्व आपका ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट आता है उच्च तारत्व की ध्वनि होती है एक इकाई संख्या में बड़ी संख्या में संपीड़न तथा विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। तो जैसे आपकी कोई आवाज़ है, ठीक है, ये आपका माध्यम हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे संपीड़न होता है। तो जो उच्च तारत्व की आपकी आवाज़ होती है उसमें बेसिकली एक इकाई समय में, यानी एक समय में आपका 1 सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, ये बहुत बार संपीड़ित हो जाएगी। ठीक है, ऊपर को संपीड़ित हो जाएगी, फिर विरलन हो जाएगी, फिर संपीड़ित, फिर अगर ये ऊंची तारत्व की आवाज़ है, और अगर आपकी कम तारत्व होगा आवाज़ में तो ये है जो है कम बार होगी। ठीक है, तो बेसिकली औरतों की आवाज़ इस प्रकार से यहाँ पे अधिक तारत्व यहाँ पे देखने को मिलता है औरतों की आवाज़ में, और जो जेंट्स होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं, उनकी आवाज़ में कम तारत्व होता है। तो इसमें जो है इसकी तुलना में कम संपीड़ित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये संपीड़न हुआ, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। तो इस प्रकार से ये है, यहाँ पे अगर 3 बार आपका संपीड़न होता है तो यहाँ पे आपका हो सकता है 4, 5, 6 बार यहाँ पे संपीड़न होता है। चलते हैं नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, निम्न तारत्व कम आवृत्ति, ज़्यादा तारत्व होगा तो ज़्यादा आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप निम्न तारत्व की ध्वनि, जिस प्रकार से ये लेडीज़ इस प्रकार की ध्वनि होती है लेडीज़ों की, और जो आपकी जेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है उनकी ध्वनि में आपका ज़्यादा तारत्व होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे संपीड़न भी अधिक हो रहा है और विरलन भी अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार की ध्वनि आपकी तारत्व होती है। ठीक है, अगला आता है प्रबलता। तो प्रबलता बेसिकली ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। तो प्रबलता का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे आप, ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर। ठीक है, आयाम पर निर्भर करती है। दूसरा आता है देखिए, कानों में जो प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा का मापन को प्रबलता कहते हैं। तो बेसिकली कानों में जो प्रति सेकंड आपकी ध्वनि पहुंचेगी, ठीक है, कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि को आपका यहाँ पे प्रबलता कहते हैं। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा का अगर मापन होगा तो उसको प्रबलता कहेंगे। अब देखिए प्रबल ध्वनि होती है यानी ज़्यादा ऊर्जा होती है आपकी। अगर ध्वनि आपकी प्रबल होगी तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगी उसमें, और जो है आयाम भी उसमें ज़्यादा होता है। अगर आपकी मृदु ध्वनि होगी तो कम ऊर्जा होगी और कम आयाम यहाँ पे बेसिकली होता है। तो ये दोनों पॉइंट पे आपको यहाँ से नोट कर लेने हैं। अगला आता है प्रबलता को जो है डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है। ठीक है, तो प्रबलता का बेसिकली आपका मात्रक पूछा जाता है, आप यहाँ पे डीबी कर देंगे। ठीक है, डीबी का मात्रक यहाँ पे, डीबी का अर्थ है डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल जो होता है आपका प्रबलता का यहाँ पे मात्रक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए मृदु ध्वनि है आपकी, तो इस प्रकार से यहाँ पे कंपन करती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे तरंग जाती है। तो अगर आपकी प्रबल ध्वनि होगी तो प्रबल ध्वनि जो आपकी हाई यहाँ पे कंपन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च ऊर्जा यानी यहाँ पे ऊर्जा जो है ज़्यादा देख सकते हैं आप, जैसा कि आप ग्राफ में यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है
कि यहाँ पे जो है कम ऊर्जा यहाँ पे लग रही है, यानी इसका आयाम कम है, और यहाँ पे जो है आपकी ज़्यादा ऊर्जा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखिए आगे आता है आपका गुणता, ठीक है। तो गुणता बेसिकली किसको कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गुणता जो है, किसी ध्वनि की गुणता जो है उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आकृति पर निर्भर करती है। तो आपकी यहाँ पे आ जाएगा अगला पॉइंट, गुणता जो है तरंग की आकृति पर निर्भर करती है। यह जो है संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। यह हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है, ठीक है। तो इससे जो है हम ध्वनि का पता लगाते हैं कि यह प्रबल ध्वनि है या आपकी मृदु ध्वनि है, किस प्रकार की यह आपकी ध्वनि होती है। तो इससे जैसे कि आपका गुणता से ही, गुणता का अर्थ यही है कि आपको बेसिकली उसके गुण का पता चलता है, ठीक है। अगला अब देखिए टोन आता है आपका, ठीक है। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। तो अगर आपकी ध्वनि है, अगर उसमें एकल आवृत्ति है यानी एक आवृत्ति है, ठीक है, तो एक आवृत्ति की ध्वनि आपकी बेसिकली यहाँ पे टोन कहलाएगी। दूसरा आता है स्वर, ठीक है, यानी नोट। तो नोट बेसिकली अनेक ध्वनियों के मिश्रण को स्वर कहते हैं। तो अगर आपकी अनेक ध्वनियाँ होंगी तो उसको बेसिकली यहाँ पे स्वर कहते हैं। अगला आता है नॉइस, शोर, ठीक है। तो शोर सुनने में जो है कर्णप्रिय होता है, यानी कानों को चुभता है, ठीक है। तो बेसिकली आप जो भी आवाज़ होती है आपके आसपास, अगर वह आपके कानों को जो है अच्छी लग रही है तो क्या होगा, वह आपकी जो है क्या कहलाएगी, संगीत कहलाएगी। लेकिन अगर आपको वह ध्वनि आपके कानों को जो है परेशान कर रही है या आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही है तो वो आपका बेसिकली शोर कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे संगीत को भी मैंने आपको बता दिया, सुनने में जो है सुखद होती है और इसकी गुणता अच्छी होती है, ठीक है। तो जो बेसिकली संगीत होता है तो ये आपकी कानों को अच्छी लगती है इसकी ध्वनि। जैसे आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, गाने वगैरह, तो उस प्रकार से जैसे आपने घर में स्पीकर ऑन कर दिया, ठीक है, अगर आपने स्पीकर ऑन कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि घर के सबको वो अच्छी लगेगी। अगर आपके कानों को वो अच्छी लग रही है तो आपके लिए तो वो संगीत हो गया। लेकिन हो सकता है कोई अगला इंसान हो, उसके कानों को वो ध्वनि अच्छी नहीं लग रही, यानी उसको वो गाना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, बकवास लग रहा है ऐसे, तो उसको बेसिकली वो शोर महसूस होगा। तो बेसिकली ये आदमी पे डिपेंड करती है कि किस प्रकार की यहाँ पे शोर है या आपको जो है संगीत है। अगला आता है तरंग वेग, ठीक है। तो जो तरंग वेग होता है आपका, एक तरंग द्वारा जो है 1 सेकेंड में की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो है काफ़ी आसान सा है, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है, यानी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को आपका तरंग का वेग कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो वेग की जैसे ही आपको पता है वेग का फॉर्मूला था चली दूरी बटे लिया गया समय, ठीक है, यानी कुल दूरी बटे कुल आपका जो समय होगा, ये आपका जो है वेग कहलाता है। तो यहाँ पे भी जो है चली गई दूरी, यानी जितना तरंग द्वारा दूरी चली गई होगी और तरंग द्वारा जितना यहाँ पे तरंग द्वारा लिया समय, ठीक है, लिया समय आपका यहाँ पे जो है तरंग का वेग कहलाएगा। तो इसे जो है v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी को टी से प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तो लैम्डा आपको मैंने बताया था ध्वनि की, ये आपकी तरंग दैर्ध्य है, और जो टी है आपका, ये आपका समय है, ठीक है। और v आपका जो है यहाँ पे वेग होता है। तो जो v को है लैम्डा v कह सकते हैं, ठीक है, लैम्डा न्यू कह सकते हैं, जैसा कि आपको न्यू के बारे में भी बताया था मैंने, ठीक है। तो v आपका लैम्डा न्यू कहलाएगा, यानी वेग बराबर आपका तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको भी तरंग समीकरण कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि तरंग समीकरण किसको कहते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तरंग समीकरण जो आपका होगा v इक्वल टू लैम्डा न्यू हो जाएगा, या न्यू लैम्डा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण आपका एक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उदाहरण दिया हुआ है। तो उदाहरण में एक ध्वनि का जो है आवर्तकाल यानी समय, ठीक है, तो आवर्तकाल 0.053 है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो बेसिकली अगर आपका टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है t इक्वल टू 0.05 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपको इसकी आवृत्ति निकालनी है तो पहले वही निकालेंगे 1/0.05 इक्वल टू 100/5, तो यानी ये आपका 20 हर्ट्ज यहाँ पे इसकी आवृत्ति आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप आसानी से। अगला आता है विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल जो है पदार्थ के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें वह संचरित होती है। तो बेसिकली आपकी जो विभिन्न माध्यम होते हैं, आपके ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तो इस प्रकार के जो आपके माध्यम होते हैं उन पे जो है यह निर्भर करती है जिसमें
यह सबसे होती है, ठीक है। तो जो गैस होते हैं, गैसों में जो है सबसे कम होता है। अगर आपकी बात करें ध्वनि की चाल, ठीक है, तो ध्वनि की चाल को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपकी ठोस में ध्वनि की चाल होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब आगे आता है ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो हो अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपका जो है चाल यहाँ पे अगर 20 किलोमीटर पर घंटा होती है, हो सकता है आपकी अगर यहीं पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दें यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो यहाँ पे हो सकता है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो बेसिकली यही होता है कि ध्वनि की चाल आपकी तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी वहाँ पे बढ़ेगी। अगला आता है हवा में आर्द्रता यानी नमी के कारण ध्वनि के साथ बढ़ने के साथ जो है ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। अगर हवा में आपकी नमी होगी, हवा में नमी होगी तो आपकी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तो बेसिकली आपको ये याद रखने हैं पॉइंट। अगला आता है प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से तेज होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से तेज होती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा आकाश में जब बिजली चमकती है, ठीक है, तो जब आपकी बिजली चमकती है उसके बाद क्या होता है, आपको जो है लाइट पहले दिखाई देती है, ठीक है। तो बिजली पहले दिखाई देती है यानी प्रकाश की चाल वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जो है ध्वनि की चाल क्या होती है, आपको आवाज़ यहाँ पे बाद में सुनाई देती है। जब बिजली कड़कती है ना तो पहले आपको जो है लाइट दिखाई देती है, चाल, उसके बाद आपको ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि जो वायु में ध्वनि की चाल है वो आपकी कम होती है और लाइट की चाल यानी प्रकाश की चाल आपकी ज़्यादा होती है। आगे आ जाता है वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो 344 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। अगला आता है ध्वनि बूम। तो ध्वनि बूम किसको कहते हैं, कुछ वायुयान होते हैं, गोलियां होगी जैसे रॉकेट वगैरह होगी, तो ये पराध्वनिक चाल से चलते हैं। पराध्वनिक का से तात्पर्य है कि वस्तु की उस चाल से है जो ध्वनि की चाल से तेज होते हैं, ठीक है। तो ध्वनि की चाल से तेज आपके क्या होते हैं, वायुयान होता है, गोलियां होगी, रॉकेट वगैरह, तो ये ध्वनि की चाल से तेज होते हैं। ये वायु में बहुत तेज आवाज़ पैदा करते हैं जिन्हें प्रघाती तरंगे कहते हैं। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है कि प्रघाती तरंगे किसको कहते हैं। तो जो प्रघाती तरंगे होती है वो आपकी वायु की चाल से, वायु में जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो उसको ही प्रघाती तरंग कहेंगे। ध्वनि बूम जो है प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न जो है विस्फोटक शोर है, ठीक है। तो ध्वनि बूम बेसिकली आपका विस्फोटक शोर कहलाता है, ठीक है। अगला आता है यह जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो खिड़कियों के शीशे तोड़ सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जबरदस्त ध्वनि आपकी यानी ध्वनि बूम जो होती है आपकी, ये ऊर्जा का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करता है, जिससे कि क्या होती है खिड़कियों के शीशे, जो खिड़कियों में आपके कांच वगैरह लगे रहते हैं, वो आपका तोड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि का परावर्तन देखते हैं, जो प्रकाश की तरह अगर आपकी ध्वनि होती है, ठीक है, किसी अगर ठोस सतह से टकराती है तो यह आपकी वापस लौटती है, यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो बेसिकली ध्वनि का परावर्तन आपका यह होता है अगर आपकी ध्वनि वापस आ जाती। अगर आप कमरे में हैं, ठीक है, कमरे में बैठे हैं, आपके सामने दीवार है, अगर आप चिल्लाएंगे तो क्या होता है, यहाँ से ध्वनि जाएगी, इस पर लगेगी, ठीक है, इस पर टच होगी, उसके बाद फिर ध्वनि आपकी वापस आ जाती है, ठीक है, जिससे साउंड आपका क्या होता है, कमरे में गूंजता है। तो बेसिकली आपका जो है ध्वनि का यहाँ से परावर्तन होता है। अब ये दीवार आपकी क्या है, ठोस है, ठीक है। तो अगर आपका जो है यहाँ से कठोर सतह से अगर आपकी ध्वनि टकराएगी तो वो क्या होगा, आपकी वहाँ से ध्वनि वापस लौटती है, तो इसी को ध्वनि का परावर्तन कहेंगे। अगला आता है आपत्ति ध्वनि। जो तरंगें होती हैं वो परावर्तित ध्वनि तरंगें तथा आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो इसका मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ। आगे देखिए, ध्वनि का आपतन कोण हमेशा ध्वनि के परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो आपतन कोण यानी जहाँ से आई वहीं से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो आपका होगा वो आपका हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्वनि का जो परावर्तन है इस प्रकार से, या अगर ये आपतन कोण आपका आई है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपकी दीवार है यानी कठोर सतह है, और ये आपका जो है यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन है, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी इधर से आपकी ध्वनि जाती है तो इतने, अगर इस कोण से जाती है तो इसी कोण से आपकी वापस आएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है चित्र है,
चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका प्रतिध्वनि। तो जो आपका प्रतिध्वनि होती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ध्वनि का दोहराव यानी पुनः सुनना को आपका प्रतिध्वनि कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी आवाज़ गूंजती है, तो बेसिकली वह आपका प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि यानी आपकी जो है ध्वनि वापस आती है, ठीक है। तो ध्वनि का अगर आपका दोहराव हो रहा है यानी दोबारा आपको सुनाई दे रही है, तो वो आपका प्रतिध्वनि कहलाएगा। अगला आता है, हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल्य ध्वनि तथा प्रतिध्वनि परावर्तित ध्वनि के बीच 0.1 सेकंड का समय का अंतराल हो, ठीक है। अगर कोई भी माध्यम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर आपने ध्वनि उत्पन्न की, तो इस दिशा में अगर ध्वनि जाती है, उसके बाद अगर यहाँ पे 0.1 सेकंड का आपका यहाँ पे गैप होता है, तो तभी हमें जो है परावर्तित ध्वनि आपकी सुनाई देगी, यानी प्रतिध्वनि हमको तभी सुनाई देगी जब आपका 0.1 सेकंड का वहाँ पे गैप होता है। कौन सी ध्वनि में? जो आपकी प्रारंभिक ध्वनि होती है और जो आपकी वापस आने वाली ध्वनि होती है। दूसरा पॉइंट आता है, प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह जैसे ईंट की दीवार होगी, पहाड़ आदि से परावर्तित होती है। तो जैसा कि आपकी कमरे की दीवार होगी, ठीक है, तो उससे भी आपकी ध्वनि वापस आती है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो है प्रतिध्वनि पैदा होती है। और जो आपके पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो पहाड़ भी आपके जो हैं बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। आगे आता है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी की गणना। तो जो आपकी प्रतिध्वनि होती है, ठीक है, तो आपकी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो हमने पढ़ा था। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है आपकी 344 मीटर पर सेकेंड होती है, कब? 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और अगर 344 मीटर पर सेकेंड आपकी दूरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा दूरी बटे 0.15। तो बेसिकली आपका ये 34.4 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 0.1 सेकेंड में आपका 34.4 मीटर अगर दूरी होगी आपकी, तभी आपको यह ध्वनि सुनाई देगी। अगला आता है, अतः श्रोता तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी आपकी 17.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये यहाँ पे जो है कंडीशन दी है। अगर आपकी 22 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, तो जो आपका श्रोता होगा और परावर्तक पृष्ठ होगा, उसके बीच की दूरी आपकी 17.2 मीटर रहनी चाहिए। अगला आता है इसमें, देखिए, बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है, बिजली की आवाज़ कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बार बार परावर्तन के कारण होती है, ठीक है। तो जो बादलों की गड़गड़ाहट होगी आपकी, बेसिकली ये बिजली की आवाज़ के कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादल की गड़गड़ाहट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कई बार बादलों से टकराएगी, अन्य बादलों से जो दूसरे बादल हैं या भूमि है, ठीक है, तो वहाँ पे टकराएगी, तो वहाँ से जो है परावर्तित ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है। तो इस कारण यहाँ पे बादलों की गड़गड़ाहट हमको सुनाई देती है। अगला आता है अनुरणन, ठीक है। तो अनुरणन बेसिकली आपका किसी बड़े हॉल की दीवारें, छत तथा फर्श के बराबर बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व यानी ध्वनि का बने रहना आपका अनुकरण कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर यह स्थायित्व काफ़ी लंबा हो, तब ध्वनि धुंधली, विकृत तथा भ्रामक हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुसरण को कम करने के तरीके। तो जैसा आपका देखना होगा, आपने कभी ऑडिटोरियल हॉल देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपकी आवाज़ जो है वहाँ पे दोबारा नहीं सुनाई देती है, ठीक है। तो सभा भवन या छत की दीवारों पर संपीड़ित फाइबर जो बोर्ड होता है, उससे बने पैनल ध्वनि का अवशोषण के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सभा भवन होते हैं आपके, ठीक है, ऑडिटर हॉल होते हैं, तो उसमें बेसिकली आपका जो है छत की दीवारों पे संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगा होता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, संपीड़ित फाइबर बोर्ड लगा होता है कहाँ पे, जो आपके बड़े हॉल होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला आता है, खिड़की दरवाजों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं। तो खिड़की दरवाजों पर भारी पर्दे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो आपका ध्वनि का क्या कर सकें, अनुसरण कम कर सकें, ठीक है। अगला आता है, फर्श पर जो है कालीन वगैरह बिछाए जाते हैं, तो इसीलिए बिछाए जाते हैं ताकि ध्वनि का अनुसरण कम हो सके। अगला आता है, सीट ध्वनि अवशेषक गुण रखने वाले पदार्थों के बीच बनाई जाती है। तो जो आपकी सीट होती है, वो ध्वनि अवशोषण गुण को रखने वाले पदार्थों के बीच बनाई जाती है। अगला आता है, प्रतिध्वनि तथा अनुसरण में अंतर। तो यहाँ से हमको प्रतिध्वनि और अनुसरण में अंतर पता लग जाएगा। तो देखिए, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को जो आपका प्रतिध्वनि कहते हैं। अगर आपकी ध्वनि की जो है दोबारा रिपीट होती है, तो उसको जो है यहाँ पे प्रतिध्वनि कहेंगे। दूसरा आता है, प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हॉल में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जैसा आपका रूम वगैरह होगा, तो वहाँ पे जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर आपके हॉल क्या है, खाली वगैरह है,
लेकिन ध्वनि के बार बार परावर्तन नहीं होता है और ध्वनि जो है यहाँ पे स्थायी भी नहीं होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है अनुरणन। ठीक है, तो अनुरणन होता है जो बेसिकली आपके बड़े हॉल के छत होती है, दीवारें होती है, फर्श, तो ध्वनि से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि के स्थायित्व का अनुसरण करते हैं। अगला आता है अनुरणन से जो है ज़्यादा लंबा होने पर ध्वनि धुंधली होती है, विकृत होती है तथा भ्रामक हो जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको यहाँ से इन दोनों में अंतर पता लग गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। तो देखिए जो ध्वनि के परावर्तन होते हैं वहाँ पे जो है इसका उपयोग कैसे होता है। तो आगे आता है आपका मेगाफोन होता है आपका, ठीक है, या लाउड स्पीकर होता है, हॉर्न होता है। तो बेसिकली आपकी शहनाई वगैरह होती है। तो ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ध्वनि की सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो स्पीकर वगैरह होते हैं तो ध्वनि जो है सभी दिशाओं में नहीं जाती है, बल्कि ध्वनि जो है एक ही दिशा में जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्वनि के परावर्तन का उपयोग होता है। अगला पॉइंट आता है इन सभी यंत्रों में जो है शंक्वाकार भाग यानी ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं को भेजा जाता है। तो आपने कभी स्पीकर देखा होगा, ठीक है, तो स्पीकर इस टाइप का रहता है, इस टाइप का शंकु के टाइप का रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीकर बेसिकली शंकु के टाइप का इसीलिए रहता है क्योंकि जो है यहाँ पे जो है ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इस प्रकार की ध्वनि तरंगों के आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की जो है ध्वनि प्रबलता बढ़ जाती है। तो ध्वनि प्रबलता बढ़ेगी तो आपकी जो है ध्वनि यहाँ पे तेज आएगी। ठीक है, अगला आ जाता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप आपका एक चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर जो है हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने के काम आता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टेथोस्कोप आपका क्यों काम आता है। तो ये आपका जो है मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में ध्वनि को सुनने के काम आता है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन जो होती है ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यंत्र है। तो यहाँ पे आप जो है ये रबर की नली होती है बेसिकली। तो रबर की नली यहाँ से आपको दिखाई जाती है, यहाँ से आपको जो है डॉक्टर के कानों में यहाँ पे आपकी फेफड़ों वगैरह की ध्वनि यहाँ पे जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है ध्वनिपट। तो देखिए ध्वनिपट यानी साउंड बोर्ड। तो बड़े हॉल या सभागार में दीवारों छतों की ध्वनि को आपका है ध्वनि का अवशोषण वहाँ पे लगाया जाता है। तो जो वक्राकार ध्वनि पट्टों की वक्ता के पीछे जो है रख दिया जाता है। ठीक है, तो जो वक्राकार ध्वनि होती है ध्वनि पट होते हैं उनको जो है वक्ता के पीछे रखा जाता है ताकि क्या हो ध्वनि को जो है यहाँ पे श्रोताओं को आसानी से सुनाई दे सके। और ये ध्वनि पट जो है ध्वनि को बहुल परावर्तित पर आधारित होती है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला आता है कंसर्ट हॉल जो होते हैं आपके वहाँ पे छतें वक्राकार बनाई जाती है ताकि परावर्तन के बाद ध्वनि जो है हॉल के सभी भागों में पहुँच जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पे जो है यहाँ पे ध्वनि कंसर्ट हॉल का जो है बनाया जाता है यहाँ पे, ताकि ध्वनि जो है सभी दिशाओं में आपकी पहुँच सके। पहले तो आपकी ध्वनि यहाँ से ऊपर को जाएगी लेकिन आपकी यहाँ परावर्तित होगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, तो सभी दिशाओं में आपकी जो है पहुँच जाएगी। अगला आता है आपका श्रव्यता का परिसर। ठीक है, तो मनुष्य की जो श्रव्यता का परिसर होता है आपका यानी जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो आपका बेसिकली 20 हर्ट्ज से आपकी 2000 हर्ट्ज तक होती है। और 5 वर्ष के जो आयु से कम वाले बच्चे होते हैं उनकी सुनने की क्षमता जो है यहाँ पे 25 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, जो 5 वर्ष के कम वाले बच्चे होते हैं या आपके जो तथा कुत्ते वगैरह होते हैं तो इनकी जो है 25 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि ये सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम आपकी जो ध्वनियाँ होती हैं तो देखते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ होती हैं इन्हें जो है अपश्रव्य द्रंग्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि। तो अपश्रव्य ध्वनि यहाँ पे आ जाता है कि किसको कहते हैं, तो जो आपके 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। अगला आता है कंपन करता हुआ जो सरल लोलक है वो अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला आता है जो गेंडे होते हैं 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो जो आपके गेंडे वगैरह होते हैं वो आपकी 5 हर्ट्ज की ध्वनि की आवृत्ति से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। अगला आता है हाथी तथा व्हील जो है अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे भी ये आ जाता है। अगला आ जाता है भूकंप प्रघाती जो तरंगें होती हैं पहले अवश्रव्य तरंगें पैदा करते हैं जिन्हें जो है कुछ जंतु जो है सुनकर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आगे आता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो जो आपकी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है
उनको जो है प्राश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। ये आपका 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति की ध्वनि होते हैं उन्हें प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे आपके कुत्ते हो गए, डॉल्फिन हो गए, चमगादड़ वगैरह होते हैं, तो ये आपके प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे कुत्ते और चूहे जो है प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न भी करते हैं। अगला आता है श्रवण सहायक युक्ति। तो यह जो बेसिकली आपका होता है बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम सुनने वाले लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो जो आपका बेसिकली देखा होगा, जो लोग आपके कम कान सुनते हैं, ठीक है, यानी कान कम सुनते हैं, जैसे आपके वृद्ध लोग होते हैं, बेसिकली आपके 50-60 साल के होते हैं, बेसिकली वही यहाँ पे उनकी सुनने की क्षमता यहाँ पे कम होती है, तो बेसिकली इसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बैटरी चालित जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, श्रवण सहायक युक्ति बोलते हैं जिसको, तो उसका प्रयोग करते हैं। और माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदला जा सकता है। ठीक है, तो जो आपकी माइक्रोफोन ध्वनि होती है उनको जो है विद्युत संकेतों में बदलता है, जो एम्पलीफायर द्वारा जो है प्रवर्धित होके जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी संकेत युक्ति के स्पीकर को भेज पाते हैं और स्पीकर जो है ध्वनि संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान में भेजता है, जिससे आपको जो है साफ सुनाई देता है। अगला आता है पराध्वनि के उपयोग। तो जो आपके पराध्वनि होते हैं इसका उपयोग उद्योगों में जो है धातु के इलाकों में या हो गया इलाकों में जो दरारें होती हैं या अन्य दोषों का पता लगाने के लिए, ठीक है, किया जाता है बिना नुकसान के। तो बेसिकली इनका उपयोग आपका उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, पराध्वनि का उपयोग। नेक्स्ट आ जाता है आपका, देखिए, यह उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में भी उपयोग की जाती है जिनका पहुंचना कठिन होता है। जैसे सर्पिलिकार आपकी नली होती है, ठीक है, उद्योगों में तो आपकी विषम आकार की मशीनें होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं, तो सर्पिली आकार की, जैसे कहीं से इधर को इस प्रकार से बहुत सारे उसमें क्या होते हैं मशीनों में इस प्रकार का आकार होता है। तो बेसिकली इनको साफ करने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग होता है। अगला आता है पराध्वनि। तो पराध्वनि का उपयोग मानव शरीर के अतिरिक्त अंगों जैसे यकृत हो गया, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे और हृदय को जांच करने के लिए यहाँ पे किया जाता है पराध्वनि का उपयोग। अगला आता है इकोकार्डियोग्राफी। तो यानी जिसको ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ईसीजी मशीन। तो बेसिकली यह इन तरंगों का जो उपयोग होता है हृदय की गतिविधियों को दिखाने या इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अगला आता है अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी वह तकनीक है जिससे शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की प्रतिध्वनियां द्वारा बनाता है। जैसे आपका सुना होगा अल्ट्रासाउंड सुना होगा आपने। ठीक है, तो बेसिकली यह इसी सिद्धांत पे यहाँ पे कार्य करता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है आपकी, वो जो है शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब होते हैं उनको पराध्वनि तरंगों से यहाँ पे प्रतिध्वनि द्वारा बना दी जाती है। अगला आता है पराध्वनि। तो पराध्वनि का उपयोग जो होता है आपके गुर्दे की जो छोटी पथरी होती है या बारीक कणों को तोड़ने के लिए बेसिकली पराध्वनि का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सोनार। ठीक है, तो सोनार शब्द जो है आपका साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग से आपका बना है। तो सोनार एक युक्ति होती है जो पानी के नीचे पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है आपका सोनार क्या होता है। तो सोनार आपका जो पिंडों की दूरी हो गई, दिशा हो गई और जो पिंडों की चाल होगी, तो उसको बेसिकली यहाँ पे नापने के लिए प्रयोग होता है। दूसरा आता है सोनार एक प्रेक्षित तथा एक सूचकांक होती है। ठीक है, एक संसूचक होती है जो जहाज की तली में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक पॉइंट और आ जाता है कि जहाज की तली में क्या लगा होता है। तो यह आ जाएगा आपका सोनार जहाज की तली में लगा होता है। ठीक है, तो जैसे आपका जहाज जाता है, ठीक है, तो जहाज आगे की ओर जा रहा है, तो हो सकता है कोई यहाँ से आपको अटैक कर दे। ठीक है, ये पानी है, यहाँ पे समुद्र है, तो अगर कोई जहाज यहाँ नीचे से आ जाता है, हो सकता है यहाँ से कोई अटैक कर दे। तो यहाँ से अटैक करने से पहले यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी तरंगें होती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सोनार जो है, यहाँ पे सोनार का यहाँ पे यूज होता है। इससे जो है यहाँ पे पता लग जाता है कि नीचे आपका जो है कुछ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जा सकता है। आगे आता है प्रेक्षित। पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करके जो है प्रेक्षित करता है। ठीक है, तो जो प्रेक्षित होता है वो पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करके यहाँ पे प्रेक्षित करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जहाज है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये जहाज है और इस प्रकार से ये जो है ध्वनि का यहाँ पे
परावर्तन करता है। तो इस प्रकार से अगर ध्वनि जाएगी तो यहाँ से वापस जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे आ गया, ठीक है, बाई चांस कोई बीच में आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से ध्वनि जो है वापस नहीं जाएगी। तो बेसिकली यहाँ से आपका संसूचक लगा होता है जिससे आपको पता लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका उपयोग होता है। आगे चलते हैं तो देखिए आगे आता है, ये तरंगें जो है पानी में चलती है, ठीक है, और समुद्र के तल के पिंडों से टकराकर परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और विद्युत संकेतों में बदल ली जाती है, ये भी बता दिया। अगला आता है, वह युक्ति पराध्वनि तरंगों द्वारा जो है जहाज के समुद्र तल तक जाने तथा वापस जहाज तक आने के लिए समय को माप देती है, ठीक है। तो जो बेसिकली आपकी पराध्वनि तरंगें होती है वो आपकी जहाज को, अगर आपको समुद्र तल तक जाना है और वहाँ से वापस आना है तो बेसिकली उस समय का वहाँ पे मापन कर लेती है। अगला आता है, इस समय का आधा समय जो है पराध्वनि तरंगों द्वारा जहाज से समुद्र तल तक जाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि पराध्वनि प्रेक्षण और संसूचक के समय का बीच का अंतराल टी है तो समुद्र में जल की जो समुद्र में ध्वनि है उसकी चाल अगर आपकी वी होती है तो तरंग द्वारा जो तय की गई कुल दूरी होगी आपकी वो 2d होगी। ये तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपकी यहाँ से दूरी अगर d है तो जो समय होगा आपका कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ये वापस जाएगा, एक बार ऊपर आएगा, तो d दूरी यहाँ से तय करेगा, d दूरी यहाँ से तय करेगा। तो आपका बेसिकली ये आपका टाइम जो होगा वो आपका 2d के बराबर होगा, ठीक है, जो तय की गई दूरी होगी। तो 2d इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे म्यू पाई टी, ठीक है। तो म्यू पाई टी यहाँ पे आपका 2d के इक्वल आ जाएगा और यही आपका जो है प्रतिध्वनिक परास कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं सोनार की कार्यविधि। तो यहाँ पे सोनार की कार्यविधि देख सकते हैं आप, प्रेक्षित हो गया ध्वनि जो तरंगें प्रेक्षित की जाती है और समुद्र तल से अगर आपकी पिंड से टकराती है उसके बाद वापस परावर्तित होती है, उसके बाद संसूचक द्वारा यहाँ पे ग्रहण करी जाती है, उसके बाद विद्युत संकेतों में बदली जाती है और उसके बाद जो है पिंड की जो दूरी होती है ध्वनि की चाल और समय से ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह कार्य करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सोनार का जो उपयोग होता है समुद्र तल की गहराई नापने या जल के नीचे अगर आपकी चट्टानें वगैरह हैं, घाटियाँ होगी, पनडुब्बी, हिमशैल तथा डूबे हुए जहाज को पता लगाने में यहाँ पे बेसिकली सोनार का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, ऐसा मत सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आ जाएगा, चमगादड़ जो है अंधेरी रात में उच्च तारत्व की पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हुए उड़ता है, ठीक है, जो अवशेषों और कीटों से जो है परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुँचती है। तो बेसिकली जो है चमगादड़ आपका पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। अगर जैसे यहाँ पे आपका चमगादड़ है कोई, ठीक है, तो ये चमगादड़ उड़ रहा है, ये चमगादड़ उड़ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे कोई कीट वगैरह है, ठीक है, तो कीट वगैरह है तो अगर ये ध्वनि उत्पन्न करेगा तो यहाँ से ध्वनि यहाँ पे टकराएगी और फिर आपकी जो है प्रासरभ जो आपकी पराध्वनि है वो यहाँ से चमगादड़ तक पहुँचती है। तो चमगादड़ के कानों तक अगर यह ध्वनि पहुँचती है तो ये सीधे इसी डायरेक्शन में जाता है और सीधे इस पर झपट लेता है, यानी सीधे इसको जो है अपना भोजन बना लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चमगादड़ को पता चलता है कि यहाँ पे कोई कीट वगैरह है। आगे आता है मानव कर्ण की संरचना, ठीक है। तो जो मानव का कान होता है उसकी संरचना, तो मानव कर्ण के जो है 3 हिस्से होते हैं बेसिकली, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। कान संवेदी अंग होता है जिसकी सहायता से हम ध्वनि सुन पाते हैं। तो बाह्य कान जो होता है आपका कर्ण पल्लव कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य कान को आप बेसिकली यहाँ पे कर्ण पल्लव आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण पल्लव किसको कहते हैं, आपका बाह्य कान को कहते हैं और यह आसपास से ध्वनि इकट्ठा करता है, ठीक है। अगला आता है, यह ध्वनि जो है श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के अंत पर एक पतली लचीली झिल्ली यानी कर्ण पटल या कर्ण पटल लगी रहती है, ठीक है। अगला आता है मध्य कर्ण। तो ये था आपका बाह्य कर्ण। आगे आता है मध्य कर्ण। तो जो मध्य कर्ण होता है यानी बीच का कर्ण होता है, बीच का कान, उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, मुंदरक, निहाई और लौथक। तो ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसमें मुंदरक होता है एक स्वतंत्र हिस्सा कर्णपट से तथा वलयक तथा अंतकर्ण के अंडाकार छिद्र की जो झिल्ली होती है उससे जुड़ा होता है। तो बेसिकली यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि मध्य कर्ण की जो है कितनी हड्डियाँ होती है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 हड्डियाँ, ठीक है। आपकी आ जाएगी मुग्धरक, निहाई और तीसरा आ जाएगा आपका वलथक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जो है 3 हड्डियाँ होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है अंतःकर्ण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कर्ण पल्लव ये है आपका, ठीक है।
निहाई आपकी यहाँ पे होगी, मुंद्रक यहाँ पे हो गया, और वलयक यहाँ पे हो गया, और अंडाकार छिद्र आपके यहाँ पे हैं जहाँ से आपकी कर्ण ध्वनि जाती है। ये स्वर्ण वो होगी, तो ये स्वर्ण नालिका है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका, एक सेकेंड है, ये देखिए ये जो ये वाला पॉइंट है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका ये बाह्य कर्ण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका मध्य कर्ण हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका अंतकर्ण यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आता है अंतकर्ण। तो यानी अंतकर्ण यानी जो आपके कान का अंतः कर्ण है, ठीक है, यानी अंतिम भाग है जो कर्ण का। तो इस प्रकार से इसमें जो है एक मुड़ी हुई नालिका कर्णावर्त होती है जो अंडाकार छिद्र से जुड़ी होती है, और कर्णावत में एक द्रव भरा होता है जिसमें तंत्रिका कोशिका का कर्णावत दूसरा सिरा श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है जो कि मस्तिष्क से को जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, जो मस्तिष्क से आपको जाता है, मस्तिष्क से जो आपकी श्रवण तंत्रिका जुड़ी होती है वो बेसिकली अंतःकर्ण से जुड़ी होती है। आगे आ जाता है कार्यविधि, ठीक है। तो कार्यविधि को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 3 हड्डियाँ आपके कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। ये कंपन 3 हड्डियाँ जो होती है द्वारा कई गुना बढ़ा दी जाती है, और मध्यकर्ण ध्वनि तरंगों से प्राप्त दाब परिवर्तनों के अंतःकर्ण तक भेज देती है। तो मध्यकर्ण बेसिकली आपका जो है अंतःकर्ण तक भेजेगी। अंतःकर्ण में ये दाब परिवर्तन कर्णावत के द्वारा विद्युत संकेतों में बदल लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके जो कर्ण के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला आता है ध्वनि का कौन सा अवजल अभिलक्षण निर्धारित करता है, ठीक है, निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तारत्व तथा प्रबलता। अगला आता है ध्वनि वेग के लिए तरंग सूत्र, ये भी बता रखा है। मानव की श्रव्यता तथा परिसर लिखिए, ध्वनि क्या है ये भी बता रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज का हमने जो है ध्वनि का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे हम जल्दी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सेशन के साथ धमाकेदार वीडियो के साथ। यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए ध्वनि परावर्तन के 2 नियम बताइए, ये भी बता रखा है। ध्वनि तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति की परिभाषा ये भी बता रखा है। आवर्तकाल तथा आयाम ये भी बता रखा है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो हमने करनी नहीं है, ठीक है। ये सारे बता रखे हैं एक बार। पराध्वनि चाल से आप क्या समझते हैं, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती है ये भी बता रखा है। अनुरणन क्या है ये भी बता रखा है। प्रतिध्वनि क्या है, ठीक है, प्रतिध्वनि कैसे बनती है, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ कैसे बनती है ये भी बता रखा है। पराध्वनि के कोई 3 अनुप्रयोग लिखे ये भी बता रखा है। चमगादड़ अपने शिकार पकड़ने में जो है पराध्वनि कैसे उपयोग करता है ये भी बता रखा है परावर्तन की सहायता से। तो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं यार। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलेंगे, और जल्दी हम जो है 9th का सिलेबस यहाँ पे जो आपका कंप्लीट होने वाला है, फिर चलेंगे हम 10th के सिलेबस पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।